सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो मैटर का जो पांचवा स्टेट होता है जिसको बोलते हैं BEC मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये मैटर का पांचवा स्टेट होता है। एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है इस स्टेट को दो साइंटिस्ट के नामों को मिलाकर इस स्टेट का नाम रखा गया है। एक थे आपके ये बोस जो है, पहला जो बोस है इसका मतलब होता है सत्येंद्र नाथ बोस। ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, समझ गए ना, इंडियन फिजिसिस्ट थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको IND, इंडियन फिजिसिस्ट, भारतीय फिजिक्स जानने वाले। सोचिए फिजिक्स जानने वाले लोग केमिस्ट्री में खोज कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये जो हो गया बी बोस से हो गया सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टाइन का उस समय तो आइंस्टाइन बहुत ही वेल नोन थे, काफ़ी फेमस थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन इनका पूरा नाम हो गया। एक्चुअली ये जो स्टेट है, आप जो चौथा स्टेट अभी आप पढ़े हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा के जस्ट अपोजिट है ये प्लाज्मा के जस्ट अपोजिट स्टेट होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, वो सुपर हॉट एंड एक्साइटेड एटम है, काफ़ी गर्म और एक्साइटेड एटम है। ये जस्ट उसका अपोजिट होगा सुपर कोल्ड एंड अनएक्साइटेड एटम्स। ये कैसे बनता है, ये स्टेट कैसे बनता है, ये समझते हैं। जब हमारे पास बहुत ही कम डेंसिटी वाली एक गैस है, वेरी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली गैस, करीब करीब जो है 1/10⁵ है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻5। हमारे पास एक ऐसी गैस है जिसकी डेंसिटी 10⁻⁵ के आसपास है। अगर उसको हम गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर, उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक तो लो डेंसिटी वाली गैस है जिसकी डेंसिटी 10⁻⁵ अराउंड होना चाहिए आसपास। उसको ठंडा किया जाता है कितने टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन में कहेंगे तो 0 केल्विन, या इसको फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पर उसको अगर हम ठंडा करते हैं, ठीक है, इस टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं लो डेंसिटी वाली गैस को, तब जाकर वो जो है एक पांचवा स्टेट प्राप्त कर लेती है गैस, वो जिस स्टेट को कहा जाता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो स्टूडेंट, आइए हम लोग बैकग्राउंड ऑफ BEC को देखते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझते हैं। एक्चुअली ये जो यहाँ पर देखिए 5 जून 1995, 5 जून 1995 को रुबिडियम 87, ये एक आपका केमिकल हुआ रुबिडियम 87। एक्चुअली इसको काफ़ी ठंडा किया गया एट एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे इसको ठंडा किया गया। और दो साइंटिस्ट के जरिए जिनका नाम था इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, है ना, इरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने इसको रुबिडियम 87 को बहुत ही लो टेम्परेचर पर ठंडा किया, तब जाके एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिला BEC। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा उसी बात जो है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के MIT इंस्टीट्यूट में, जिनका नाम था वुल्फगैंग कैटरले, है ना, कैल्टरले, है ना, वुल्फगैंग कैल्टरले थे। इन्होंने भी जो क्या किया, सोडियम 23 को बहुत ही लो टेम्परेचर पर ठंडा किया, तो फिर यहाँ आपको इनको भी BEC प्राप्त हुआ। और इन तीनों साइंटिस्ट ने BEC को डिस्कवर किया, और तीनों साइंटिस्ट को एक ही साल 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का मिला BEC के डिस्कवरी के लिए। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये 5th स्टेट को लेकर। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था कि एक प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि मैटर का पांचवा फॉर्म होगा, ठीक है। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था कि एक मैटर का पांचवा स्टेट भी होगा। और वो पांचवा स्टेट जो है इरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन और वुल्फगैंग कैल्टरले ने डिस्कवर किया ये 1995 में। और ये आपका इसका डेट देख लीजिएगा कब किए थे। तो अब इन तीनों को एक साथ जो है 2001 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का मिलता है इसकी डिस्कवरी के लिए। तो यही था BEC के बारे में सारी चीज़ें, और इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में बताया, तो आप इसको समझिए और देखिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए कि मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, ठीक है ना, स्टेट अपना चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से, है ना, जो है ना, फिर सॉलिड में आ सकता है। तो सॉलिड कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, इसके लिए
दो चीज़ें करना पड़ेगा। एक तो हम टेम्परेचर में बदलाव करेंगे, टेम्परेचर बदल कर जो है टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर अपना जो है स्टेट बदल सकता है, यानी कि टेम्परेचर अप्लाई करके हम मैटर के स्टेट को बदल सकते हैं। और दूसरा जो होता है आपका वो प्रेशर बदल करके, ठीक है ना, प्रेशर में बदलाव करके भी हम मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो यहाँ दो बातें हो जाती है, एक तो जाती है कि भाई टेम्परेचर में चेंज करके मैटर का स्टेट का बदलना, और प्रेशर में चेंज करके मैटर के स्टेट का बदलना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर देने से, बढ़ाने से या घटाने से मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है, आइए समझते हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैटर का जो पार्टिकल्स होगा, जैसे हमारे पास कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए सॉलिड ही है, अब उसको हम गर्म कर रहे हैं, सॉलिड को गर्म कर रहे हैं, तो वो गर्म कर रहे हैं तो जो हीट है वो हीट जो है सॉलिड का पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हीट जो है वो सॉलिड का पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो कमज़ोर होने लगेगा और वो पार्टिकल धीरे धीरे दूर होने लगेगा, उनके बीच के स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अब वो पार्टिकल मूव भी करने लगेगा पहले से ज़्यादा, और इस तरह से जो होता है वो जो है एक नया स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। फिर और फर्दर हीटिंग करेंगे और आगे गर्म करते रहेंगे उसको, तो फिर उनके बीच का फोर्स और कमज़ोर होगा, पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करेगा, है ना, बीच का स्पेस और बढ़ जाएगा, तो फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपका वेपर में। उसी तरह से जब हम किसी मैटर को ठंडा करते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच जो होता है फोर्स होता है वो मजबूत होता है, वो जो है ना, जब हम ठंडा करते हैं तो वो कूलनेस को ऑब्जॉर्ब करता है। अब कूलनेस को ऑब्जॉर्ब करके वो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, बीच का फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर हम गैस को अगर ठंडा करते हैं तो पार्टिकल जो है क्या करेगा, पार्टिकल जो है उस कूलनेस को, ठंडापन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो पास पास आने लगेंगे, बीच का फोर्स बढ़ जाएगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगा। उसको और ठंडा करेंगे तो फिर उसके पार्टिकल्स जो है उस कूलनेस को ऑब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जॉर्ब करने के बाद और पास आ जाएगा, बीच का फोर्स और बढ़ जाएगा, तो फाइनली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉलिड को गर्म करते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सॉलिड इज हीटेड, है ना, सॉलिड के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस के टेम्परेचर को अगर हम कम कर देते हैं, ऊपर तरफ एरो का मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ाना, और नीचे तरफ एरो का मतलब हुआ टेम्परेचर कम करना, यानी कि इसको गर्म करना कहेंगे, इसको ठंडा करना कहेंगे। तो अगर गैस को ठंडा करेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा, और फिर लिक्विड को ठंडा करेंगे तो फाइनली हमें गैस बन जाएगा। जैसे आइस, आइस क्या है, आइस एक सॉलिड है। आइस क्या है, आइस सॉलिड होता है, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री पर जो है वाटर सॉलिड बन जाता है ना। आइस हमारा सॉलिड है और वाटर 0 डिग्री पर जो है बन जाता है सॉलिड, और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है वेपर, यानी कि गैस। ये गैस है आपका। तो आइस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर बनता है ना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जब इसके टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो फिर वेपर यानी कि गैस बन जाएगा। फिर यहाँ पर टेम्परेचर कम करते हैं, अगर हम यहाँ टेम्परेचर कम करते हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर वाटर बनेगा, और वाटर का टेम्परेचर फिर कम करेंगे तो आइस बन जाएगा। तो एक्चुअली जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनता है, सॉलिड बनता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर यानी कि गैस बन जाता है। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर के कारण जो है स्टेट चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर समझते हैं। आपको पता होना चाहिए स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उस डिवाइस को कहते हैं ग्लास थर्मामीटर, ठीक है ना, ग्लास थर्मोमीटर। ग्लास थर्मोमीटर के हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं जनरली, ठीक है। और ग्लास थर्मोमीटर के अंदर एक जो है ना आपका लिक्विड रहता है जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg, है ना, Hg सिंबल होता है, ठीक है ना। एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है हाइड्रारजीरम, ठीक है। तो इसलिए इसका मर्क्यूरी का सिंबल जो होता है Hg होता है। और Hg ही क्यों रहता है ग्लास थर्मोमीटर में, Hg ही क्यों रहता है ग्लास थर्मोमीटर में? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लास थर्मोमीटर में Hg होता है इसलिए क्योंकि यह मरकरी थर्मोमीटर तो शीशे का होता है, उस पर यह चिपकता नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 3 स्केल्स की। एक्चुअली टेम्परेचर को जनरली 3 स्केल में मेजर किया जाता है। पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड होता है आपका केल्विन स्केल। थर्ड होता है हमारा केल्विन स्केल, ठीक है। यहाँ केल्विन स्केल
सेल्सियस स्केल में आप देखेंगे कैलिब्रेशन, देखिए कैलिब्रेशन का मतलब होता है अंक, है ना। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में सबसे लोअर पॉइंट होगा नीचे का पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, सबसे ऊपर का पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट शुरू का जो होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कहा जाता है आपको फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि इसी टेम्परेचर पर वाटर जमता है, ठीक है ना, और सॉलिड बन जाता है। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी किसी टेम्परेचर पर वाटर बॉयल करने लगता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट स्केल को इस तरह से दिखाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं इसको। अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। थर्ड होता है कैल्विन स्केल। कैल्विन में डिग्री गुड़ी मत लगाइएगा, आना ही छोटा लिखिएगा। कैल्विन जब भी लिखाएगा याद रखिएगा, अगर डिग्री कैल्विन लिखते हैं तो गलत, कैल्विन में के छोटा लिखते हैं तब भी गलत, कैल्विन में के बड़ा होना चाहिए, सही है। तो कैल्विन स्केल में अगर हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को मापें, कितने कैल्विन पर वाटर जमता है, सॉलिड बनता है, तो वो है आपका 273 कैल्विन। और कितने कैल्विन पर वाटर बॉयल करता है, गैस बनता है, वो है 373 कैल्विन। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला सीखेंगे, कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला देखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ारेनहाइट जब आपको निकालना होगा, तो आप लिखेंगे फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया, कि 40 डिग्री सेल्सियस को बताओ कितना फ़ारेनहाइट होगा, 40 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये हमसे क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होगा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कि लिखेंगे पहले तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस हमारा कितना है 40 है प्लस 32, ये कट गया 8 टाइम, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 इंटू 8 प्लस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 72 आ जाएगा। ये 8×9 = 72 और 32, तो फ़ारेनहाइट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 410। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट, कितना हो गया यहाँ पर फ़ारेनहाइट हो गया आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये पहला कन्वर्जन फार्मूला आपका हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा कन्वर्जन फार्मूला सीखिए। दूसरा कन्वर्जन फार्मूला में क्या है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट में को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। सो हम लोग सीधे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमें पता है 50 माइनस 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 5/9 इंटू, इसको माइनस कीजिए स्ट्रेंथ आएगा 18, और ये इसको कैंसिल करेगा तो 2, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ गया 10, है ना, यानी कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू आया 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कैसे चेंज करते हैं, क्या फार्मूला होता है उसके लिए। तो कैल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फार्मूला होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दे दिया कि 40 डिग्री सेल्सियस में बताइए कितना कैल्विन होगा, है ना, हाउ मच कैल्विन। तो सीधे कैल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ है 40 प्लस फार्मूला से आता है 273, तो कैल्विन इक्वल टू ऐड करो 3, ये हो जाएगा 1, 11 का 1 कैरी हो गया, और 3, ये कैल्विन हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि कैल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कैल्विन माइनस 273। जैसे यहाँ दे दिया, यहाँ आपको दे दिया कि यहाँ पर ऐसे कुछ है क्वेश्चन में कि 413 कैल्विन में बताना है कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो सीधे फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कैल्विन, और कैल्विन हमारा है 413 माइनस ये फार्मूला का आएगा 273, तो कैल्विन इक्वल टू यहाँ आ जाएगा इसको 0, और ये 1 कैरी करेंगे तो 11 से 7 गया तो 4 आएगा, और ये 3 हुआ, 3 से 2 गया तो 1 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आंसर होगा 140 डिग्री सेल्सियस।